बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक वैसे तो 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, जिसे 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी, और उससे आगे भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार पढ़े भी होते हैं तो भी प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से इस पे आने वाले क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं। तो आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और कम समय में इस मोशन यानी गति टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। और अगर आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं फ्रेंड्स, तो 9th स्टैंडर्ड का मोशन पे बेस्ड किसी भी एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो बने रहिएगा अंत तक आज के वीडियो में मेरे साथ। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हम रिवाइज करते हैं आज मोशन यानी कि गति। फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर इससे ज्यादा भी आपको इस टॉपिक की जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं उस टॉपिक को ज्यादा डिटेल के साथ अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और इसके आगे की वीडियो सीरीज में भी मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आगे की वीडियो सीरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। उसमें भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आप फटाफट अपने आप ही उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मोशन यानी कि गति। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें क्या क्या रिवाइज करके जाना चाहिए जिससे इस पर बेस कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मोशन है क्या चीज, जिसे हम हिंदी में, मोशन को आप हिंदी में गति कहते हैं। ठीक है, मोशन या गति जिसे आप कह रहे हैं, ये एक सापेक्ष यानी रिलेटिव क्वांटिटी है। मतलब एक ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ये मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे आपको डिसाइड करना है। तो हमें एक सापेक्ष बिंदु चाहिए, रिलेटिव पॉइंट चाहिए। यानी इस, मान लीजिए ये पॉइंट है रिलेटिव पॉइंट, तो इसके रेस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं, गति कर रहा है या कि नहीं। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि स्थिति है ना, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बदल रही है लगातार, तो ये मोशन कर रहा है, और नहीं बदल रही है तो ये रेस्ट पर है। यानी मोशन कैसा हो गया? रिलेटिव क्वांटिटी है, सापेक्ष है, किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, और अगर गिवन ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी स्थिति रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बदल रही है तो ये मोशन कर रहा है, अदरवाइज ये नहीं कर रहा है। अब जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यानी हमने इस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया, ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है अगर, तो मोशन करते समय यहां अगली जो 2 फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी चाहिए, भौतिक राशि जाननी चाहिए, वो आपने क्या देखा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपने देखा और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस क्या है? दूरी हिंदी में बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को आप कहते हैं विस्थापन। ठीक है, दोनों को आपने पढ़ा होगा। देखिए, दोनों को जब आप मेजर करते हैं तो एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम आप कहते हैं, उसमें दूरी को भी हम मीटर में ही नापेंगे और विस्थापन को भी मीटर में नापेंगे। अगर हम किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको मेजर करते हैं, यानी एसआई सिस्टम, है ना, एसआई सिस्टम या हम इसे एमकेएस सिस्टम कहें, उसमें लेंथ को, लंबाई को मीटर में नापते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी भी लेंथ है, लंबाई है। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है यानी लंबाई है।
तो इस सिस्टम में दोनों को मीटर में ही नापेंगे। इसके अलावा दूसरे सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो लंबाई नापने के जो जो मात्रक है वो डिस्टेंस का भी मात्रक होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी मात्रक होगा। मतलब डिस्टेंस को भी हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनमें नाप सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इनमें नाप सकते हैं। ठीक है, लंबाई के जो भी मात्रक है वो सभी इन दोनों के मात्रक होंगे। तो फ्रेंड्स फिर डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में अंतर क्या हुआ? अंतर सिर्फ इतना हुआ कि डिस्टेंस हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी दूरी है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस कैसी हो गई? डिस्टेंस आपकी अदिश भौतिक राशि है, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक, यानी इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दिशा नहीं चाहिए। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है ये एक सदिश राशि है, यानी इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे और इसमें डायरेक्शन कंपलसरी है। ठीक, दोनों ही लंबाई की तरह हैं, उसी के मात्रक में, उसी की यूनिट में मेजर किए जाते हैं इन द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक, दोनों ही लेंथ यानी लंबाई की यूनिट में मेजर होते हैं, लेकिन डिस्टेंस आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर हो गया। ये अंतर है। अब सोचिए, एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए हम यहां बात कर रहे हैं किसी सर्कुलर पाथ, है ना। सर्कुलर पाथ आपने पढ़ रखा होगा, यानी हमें एक सर्कल हम इमेजिन करें। ठीक है, बहुत सुंदर सर्कल नहीं बन रहा है, आप मान लीजिएगा कि पूरा सर्कल ही है। ठीक है, ऐसा ये सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक, अब सोचिए कि कोई, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस हो गया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और ये चलना शुरू करती है। यहां से चली ये ऑब्जेक्ट और यहां चली गई। ठीक, मान लीजिए यहां 180 डिग्री पे ये घूम गया, यहां पे आकर के रुकी। ओके, इसका रेडियस था r। ठीक है, अब आप जानते हैं सरकमफेरेंस यानी परिधि, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, वृत्त की परिधि है, तो परिधि क्या निकलेगा यहाँ पे? 2 पाई r, r रेडियस हो गया। ठीक, यानी ये पूरा 2 पाई r होगा। तो अगर हम हाफ यहां से यहां तक की बात करें तो हाफ वाला कितना होगा? इसका आधा करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? पाई r। ठीक, अब यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं चाहिए और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चाहिए। डिस्टेंस यानी दूरी में दिशा नहीं चाहिए और डिस्प्लेसमेंट में दिशा चाहिए। ये तो आप समझ गए। ठीक है, उसे और अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया। अब अगर आपसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पर जाकर के रुक गया, आपसे कहें दूरी कितनी थी, डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, तो फ्रेंड्स याद रख लीजिए एक लाइन में कि डिस्टेंस यानी दूरी, जो कि एक अदिश भौतिक राशि है जिसे लंबाई के मात्रक में नापते हैं आप, वो क्या है? टोटल पाथ लेंथ, पूरे चले गए रास्ते की लंबाई। ठीक, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और वो डिस्टेंस यानी दूरी पूरे तय किए गए रास्ते की लंबाई है। तो ए से आप बी तक चलने में जितना रास्ता कवर करेंगे वो पूरा क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड, दूरी, तय की गई दूरी। अब यहां ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस आपने कवर की? पाई r। तो इस केस में दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां पर इस केस में ए से बी तक ऑब्जेक्ट गया, सर्कल पे चल करके गया, तो कितनी? टोटल पाथ लेंथ, पूरे तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है दूरी। ठीक है, दूरी क्या है? फिर से सुन लीजिए, पूरी तय किए गए रास्ते की लंबाई है। तो कहीं पे भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसे पहचान सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जो कि एक सदिश राशि है, उसको कैसे निकालेंगे? दूरी तो हो गई, जितना रास्ता चल करके गए आप वो पूरी हो गई डिस्टेंस, दूरी।
तो अब अगर हम यहाँ कहें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है, तो विस्थापन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु बी तक, बी पे रुका, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी अब हमें रास्ते से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ पोजीशन से मतलब है। ठीक है, अंतिम बिंदु क्या है बी और प्रारंभिक बिंदु है ए। तो एक रेफरेंस पॉइंट जो भी आप ले रहे हैं, जहां मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, तो यहां से पोजीशन अगर देखें तो ए से ए की स्थिति क्या होगी, शून्य, और ए से बी की स्थिति आप देखेंगे, है ना, दोनों की डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, स्थिति की बात करें तो डायरेक्शन है। तो अब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, और रेफरेंस पॉइंट हम ए ले रहे हैं, तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, आर रेडियस है, तो ए से बी तक कितना आ जाएगा, 2r, है ना, ए से बी की हो गई, ए से बी कितना डिस्टेंस पर है, तो 2r डिस्टेंस पर है। तो अंतिम बिंदु 2r और प्रारंभिक बिंदु कहां पे है, ए के रेस्पेक्ट में ए 0 पर है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी शून्य बराबर 2r। तो अगर अब देखिए यहां भी हमने वेक्टर की बात नहीं की है, उसका फुल डिटेल अगर आपको चाहिए होगा स्केलर और वेक्टर के बारे में और ज्यादा डिटेल, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो है जब वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में ही पोजीशन लिख के और एक वेक्टर क्वांटिटी से दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को माइनस करते हैं, लेकिन यहां तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं कि 2r वैल्यू आएगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। यहां से हम सीधे सीधे से मैग्नीट्यूड निकाल पा रहे हैं, डायरेक्शन चूंकि हमने अभी यहाँ वेक्टर कंसीडर नहीं किया है, आई जे के करके जैसे आप लिख करके पढ़ते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लिखिएगा कमेंट में, हम और ज्यादा डिटेल उस पर आपको देंगे। यहां आप समझ गए दोनों में डिफरेंस कि टोटल जो रास्ते की लंबाई है, तय किए गए रास्ते की लंबाई, वो दूरी होगी, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब आप करते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति आप करते हैं, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक, तो अब जो जैसा अंतर आप दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, वैसा ही अंतर आपको स्पीड और वेलोसिटी में मिलता है। किसमें, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस यानी दूरी अदिश राशि है, इसी तरीके से स्पीड भी अदिश राशि है। ठीक है, और जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है यानी विस्थापन सदिश है, वेक्टर है, इसी तरीके से वेलोसिटी यानी वेग एक वेक्टर है यानी कि सदिश है। ठीक, आपसे कहा जाए स्पीड बताइए, तो स्पीड आप कैसे बताएंगे, स्पीड जिसे आप हिंदी में चाल कहते हैं, और वेलोसिटी जिसे आप हिंदी में वेग कहते हैं। ठीक है, स्पीड यानी चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यानी दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या दूरी बटा समय। और आपका वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। ठीक, तो चाल क्या है और वेग क्या है ये आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद जब आपने पढ़ा होगा तो आपको एक टर्म मिलता है त्वरण, है ना, एक्सीलरेशन। इसके साथ आपको क्या टर्म मिलता है, त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, मोशन में आया ऑब्जेक्ट किसी गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है तो मोशन में है, और उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो रेस्ट पर है। जब वो मोशन में है तो दूरी कवर करता है, डिस्टेंस, और एक क्वांटिटी आपने देखी डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग। अब अगर फ्रेंड्स जो वेलोसिटी की हमने बात की, वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। किसी
मूविंग ऑब्जेक्ट यानी गति करता हुआ जो वस्तु है, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आप कहेंगे कि उसमें एक्सीलरेशन है, जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन यानी त्वरण को, ठीक है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की समय दर होती है त्वरण। वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या है? वेग परिवर्तन की समय दर है त्वरण। ठीक, तो अगर वेग में पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग लगातार बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम यहां स्पीड नहीं कह रहे, चाल अभी नहीं कह रहे हैं, हम वेग की बात कर रहे हैं। तो त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की समय दर है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव यानी धनात्मक त्वरण होगा। अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक, पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो अच्छे से आप जानते हैं, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम एक और नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, या हिंदी में इसे हम कहते हैं मंदन। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मंदन। ठीक, तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी वेग अगर उसका घट रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसमें मंदन है, रिटार्डेशन। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ तो इसका मतलब क्या है? उसमें धनात्मक त्वरण यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। ठीक हो गया इतना? तो ये तो एक्सीलरेशन की बात थी कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब यहां पर जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, स्पीड भी आपने देख लिया, तो फ्रेंड्स यहां एक देखिए एक चीज कि अगर एक्सीलरेशन 0 है, ठीक, एक्सीलरेशन हम कह दे 0 है, तो यहां से आप देखिए a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये आपको क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज 0, और चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, अभी हम आगे ग्राफ भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें आप देखिएगा जब हम कहेंगे कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो ग्राफ तो आपने पढ़ा ही होगा ना। ये देखिए, एक हम यहाँ टाइम एक्सिस लेते हैं, इधर अगर हम वेलोसिटी ले लें और आपने यहाँ पे ग्राफ ऐसे बना दिया कि टाइम एक्सिस के पैरेलल, यानी ऐसा ग्राफ आया, तो इस ग्राफ का क्या मतलब है? टाइम ये है तो भी इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी देखिए फिक्स, टाइम यहां पहुंच गया तो भी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी फिक्स है, टाइम यहां आ गया तो भी वेलोसिटी इतनी है, यानी वेलोसिटी फिक्स बनी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर ग्राफ को सिर्फ यही ग्राफ आपके सामने दे दें और आपसे पूछे बताइए एक्सीलरेशन कितना है, तो सीधा सा है इसमें कि जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन वेरी गुड 0 होगा, 0 होगा, है ना। इसी तरीके से ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां जब आप मोशन पढ़ते हैं, जब आप स्पीड पढ़ते हैं, जब आप वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो वहां एक टर्म और आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, है ना, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति। ठीक है, ये दोनों ही टर्म आपने सुने होंगे, जब सुना होगा तो ये चीज भी आपको याद होगा कि यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति की जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहां पर स्पीड फिक्स रहती है, ऑब्जेक्ट स्थिर नहीं है। देखिए स्पीड यानी कि चाल उसकी फिक्स है ना, यूनिफॉर्म मोशन है,
स्पीड फिक्स है। यानी इसे आप दूसरे तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो आप कैसे कहते हैं, समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, इन यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय में समान समयांतराल में समान दूरी, इसका मतलब क्या है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पीड, वेलोसिटी नहीं कह रही हूं। जैसे अगर इस सर्किल पे ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक, यहां से शुरू करे और चलता जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक, और यूनिट डिस्टेंस यूनिट टाइम इंटरवल में समान डिस्टेंस वो कवर करे, ठीक, समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है ना। समान समयांतराल में समान दूरी अगर तय कर रहा है तो उसकी स्पीड तो फिक्स है, लेकिन चूंकि लगातार सर्किल पे देखिए उसकी डायरेक्शन वो ऐसे घूम रहा है ना, उसकी यहां पे देखिए तो डायरेक्शन इधर हुई, यहां पे गया तो डायरेक्शन इधर हो गई, टेंजेंशियल है ना, यहां पे गया तो डायरेक्शन ये हो गई। क्योंकि सर्किल पे, अगर ये सर्किल है तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट। इस पॉइंट पे आया तो इसका टेंजेंट यानी स्पर्शज्या, ठीक। तो चाल भले ही समान है, स्पीड भले ही समान है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इसका चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में जो एग्जांपल लिया, यहां स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी बदल रही है। तो स्पीड सेम होने की वजह से यूनिफॉर्म मोशन तो है ये, है ना, यहां पे ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। किस पाथ पे है, वृत्तीय गति पे है। इसलिए आप इस केस को जहां आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा होगा, एक समान वृत्तीय गति, ठीक। लेकिन अभी हम लोगों ने जब देखा तो स्पीड तो इसकी सेम है हर जगह, लेकिन डायरेक्शन चूंकि बदल रही है, दिशा बदल जा रही है। तो दिशा बदलने का मतलब क्या, वेलोसिटी बदल रही है। यानी जो एक समान वृत्तीय गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें भले ही एक समान कह रहे हैं, यूनिफॉर्म कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी लगातार बदल रही है। यानी ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा, इस गति में त्वरण होगा, ये त्वरित गति होगी, ठीक, समझ गए ना। इस पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसे हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पे एक्सीलरेशन तो है, अब किसी भी मोशन में जहां एक्सीलरेशन हम उसकी बात कर सकते हैं, सिर्फ इसी की बात नहीं, जहां पे भी एक्सीलरेशन हो। जैसे हमने स्पीड फिक्स है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक, एक समान गति। तो एक्सीलरेशन अगर है और वो एक्सीलरेशन कैसा है, यानी फिक्स एक्सीलरेशन है, यानी कांस्टेंट है वैल्यू इसकी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, या एक्सीलरेशन भी बढ़ घट रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन बढ़ घट नहीं रहा, फिक्स वैल्यू है, यानी आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि कैसा एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरित गति है, ठीक। अगर एक्सीलरेशन फिक्स है, स्पीड फिक्स था, तो यूनिफॉर्म मोशन था, एक समान गति थी। एक्सीलरेशन फिक्स हो गया तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया, एक समान त्वरण हो गया, ठीक है। एक और चीज इसमें, बस पिछले वाले पे ही चलें, यहां पे आप देखिए कि एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लें, जिससे यहीं पे आपको इसकी यूनिट भी हम बता देते हैं। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगा। इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा वी यानी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही तो आएगा, और वेलोसिटी की यूनिट अभी देखा था हम लोगों ने कि जैसे आपने वेलोसिटी की यूनिट भी आपको याद होगी। यहां से देखिए, जब डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया, है ना, दोनों की मीटर हो गई। तो अगर हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, है ना। तो स्पीड यानी कि चाल अगर हम निकालते हैं, जो क्या है, दूरी बटा समय, ठीक है।
तो इसको अगर हम नापेंगे स्पीड को तो क्या आएगा इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड, है ना। इसी तरह अगर वेलोसिटी को भी निकाला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, तो आपकी वेलोसिटी की भी यूनिट क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी भी आपकी यूनिट आएगी उसकी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो स्पीड की यूनिट है वही वेलोसिटी की यूनिट है। अब यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। जैसे डिस्टेंस में आपने देखा था ना कि लेंथ को हम अगर एसआई सिस्टम से बाहर जाके दूसरी यूनिट्स में मेजर करें तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर लेंथ की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दिया है तो वो स्पीड की भी यूनिट होगी और वो वेलोसिटी की भी यूनिट होगी। यानी एसआई सिस्टम में तो मीटर पर सेकेंड, यानी जो एमके सिस्टम है उसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही मीटर पर सेकेंड में मेजर होंगे। लेकिन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट जब आप यूज कर रहे हो तो आप किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर्स यानी किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, या सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट, ऐसे करके भी इसकी यूनिट ले सकते हैं। लेंथ की यूनिट को, लंबाई की यूनिट को आप क्या करते हैं, जब टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दें, है ना, लंबाई की कोई भी यूनिट, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, उसको टाइम की किसी भी यूनिट से डिवाइड करते हैं तो वो स्पीड की यूनिट भी होगी और वो वेलोसिटी की भी यूनिट होगी। इसी तरीके से जब स्पीड और वेलोसिटी आपने देख लिया यूनिट, अब देखिए वेलोसिटी की यूनिट मान लीजिए मीटर पर सेकेंड वाली आप ले रहे हैं, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में से मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी को माइनस किया, है ना, सिमिलर जो यूनिट है उसी को आप माइनस कर सकते हैं। आप कभी भी सेंटीमीटर में से कभी मीटर को माइनस नहीं करेंगे या किलोमीटर में से मीटर को माइनस नहीं करेंगे। सेम मात्रक को ही, सेम यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी को ही तो आप माइनस करते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। यानी किलोग्राम में से किलोग्राम को माइनस करेंगे, है ना। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेम यूनिट हो तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट समान हो, है ना, तो ही आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर किलोमीटर में क्वांटिटी दी गई है, उसे मीटर वाली क्वांटिटी में ऐड करना है, तो पहले आप कन्वर्ट करेंगे, दोनों को सेम यूनिट में लाएंगे, यानी दोनों मीटर में या दोनों किलोमीटर में, फिर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो ये भी मीटर में ही आएगी वैल्यू, और टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे, है ना, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया तो मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड। मीटर तो डिस्प्लेसमेंट होगा और वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये आया मीटर पर सेकेंड, टाइम में से टाइम को माइनस किया तो सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सीलरेशन की एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मीटर किसकी यूनिट है, बिल्कुल सही, लंबाई की, और सेकेंड किसकी है, टाइम की। यानी अगर लेंथ की, लंबाई की यूनिट को टाइम की यूनिट की स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हमेशा किसकी यूनिट आएगी, एक्सीलरेशन की, है ना। जैसे अगर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में आप जाएं तो आप इसमें हमने क्या कहा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई। अगर हमने आपसे लिख करके दिया किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर और पूछा ये किसकी यूनिट है, तो सीधी सी बात है, लंबाई की यूनिट को टाइम की यूनिट की स्क्वायर से डिवाइड किया है तो ये किसकी बनी, एक्सीलरेशन की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर मिनट स्क्वायर, ये भी एक्सीलरेशन की, क्योंकि लंबाई की यूनिट को टाइम की यूनिट की स्क्वायर से आपने डिवाइड किया तो ये भी किसकी यूनिट बनी, एक्सीलरेशन की यूनिट बनी। लंबाई की यूनिट को डिवाइड किससे करें, टाइम की यूनिट के स्क्वायर से डिवाइड करो, हमेशा किसकी यूनिट आनी है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण की, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक्सीलरेशन फिक्स है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरित गति है। हमने एक्सीलरेशन की यूनिट भी देख ली। अब ये याद कर लीजिए कि 3 होते हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, आपने पढ़ा भी होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है।
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर और v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, है ना। ये तीन होते इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। ठीक है, याद कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और u है आपका प्रारंभिक वेग, a है एक्सीलरेशन, और t वो टाइम है जिसमें वेलोसिटी u से बढ़ करके v हो जाता है ना। u से आगे जाकर के v हो जाता है। t टाइम में u वेग से चलने वाला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती है और उसका एक्सीलरेशन है a। ठीक है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दिखा रहा है। ठीक है, यहां सब जगह देखिए एक बात जो ध्यान देने की है, v में चेंज दिख रहा है ना। s जैसे तय की गई दूरी है तो डिस्टेंस कवर हो रही, मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है, कवर्ड डिस्टेंस दिख रही है, चली गई दूरी दिख रही है, लेकिन एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं लिया गया। यानी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति के समीकरण हैं, वो हमेशा हम किस केस में यूज कर रहे हैं, उसका यूज ही हम कर रहे हैं जहां पर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी त्वरण एक समान है। उसी केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग किया जाता है। गति के समीकरण वही प्रयोग होंगे, वही यूज होंगे जहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, जहां पर एक समान त्वरण होगा, यानी एक्सीलरेशन फिक्स होगा, वहीं पर ये गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन लागू होंगे। ठीक, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इस पे प्रॉब्लम कैसे आएंगे, इस पे सीधे सीधे एक एक नंबर के, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ये गति के समीकरण हैं और ये किस केस में लागू हो रहे हैं, जहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक समान त्वरण है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, या फिर इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप देखें, इस पे बेस्ड मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, ए पोजीशन पर पहुंचती है और इस पर एक रिटार्डेशन लगने लगता है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ए से आगे ये कुछ 10 सेकेंड चलती है और ये रुक जाती है, यानी स्टॉप पर आ जाती है बी तक पहुंचते पहुंचते। तो ए पर देखिए यहां 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही थी, तो ए पर वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, और बी पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने सेकेंड में ये चेंज आया, 10 सेकेंड में। अगर आपसे पूछा जाए कितना रिटार्डेशन लगा है, मंदन कितना था, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन आप समझ के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, ए पूछा जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना 20, है ना, प्लस ए निकालना है और टी कितना है 10 सेकेंड। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर पर सेकेंड में है ना, तो लास्ट भी कितना, जो ए की वैल्यू है कितने में आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, लेकिन यहां माइनस साइन आएगा। तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। या तो हम यहां पहले से माइनस लें क्योंकि रिटार्डेशन कहा जा रहा है, अदरवाइज ये माइनस आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि रिटार्डेशन है। और अगर क्वेश्चन कहा गया रिटार्डेशन कितनी वैल्यू का है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप सिर्फ कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, जिन्हें हम आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम लेने वाले हैं। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन को आपको समझना है तो ये आपको क्या कहेगा कि u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, जिस प्रारंभिक वेग, एक्सीलरेशन है तो वेग तो बदलेगा ना, u वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, a एक्सीलरेशन लगा और कितने टाइम तक, कुछ t टाइम तक हमने इस पे एक्सीलरेशन लगाया और पूछा t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो सीधी सी बात है s डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगा।
ठीक है। इस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है गति का समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखते ही आप समझ गए कि इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है v। ठीक है, और त्वरण कितना लगा, एक्सीलरेशन है a, और u से v तक जब वेलोसिटी बदलती है तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है उतने टाइम में, s डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहां u वेलोसिटी पे था और त्वरण की वजह से, एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी कुछ देर बाद हो गई v, तो जितने टाइम में ये वेलोसिटी बदली है उसमें चली गई डिस्टेंस है इसमें s। ठीक, इसी चीज को जब हाइट के रेस्पेक्ट में आप लिखते हैं, है ना, हाइट के रेस्पेक्ट में भी यही इक्वेशन आपसे पूछे जाते हैं, तो जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था उससे आप क्या कह देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। g की जगह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ जाता है। इसी तरीके से s की जगह हाइट हो जाएगी ना, ग्रेविटी यानी कि ऊंचाई की तरफ आप बात कर रहे हैं, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये इस तरीके की तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जब आपसे पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अभी हम लोगों ने कितनी चीजें देखी, जैसे हमने पोजीशन देखा, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा, हमने स्पीड और वेलोसिटी देखा, हमने एक्सीलरेशन यानी त्वरण की बात की है। तो इन पे बेस्ड आपको ग्राफ भी दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये फर्स्ट वाली ही बात कर रहे हैं, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ की आप बात कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, गति कर रहा है तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदलेगी, और गति नहीं कर रहा है तो उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर टाइम लिया और वाई एक्सिस पर आप पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स पर टाइम लिया और वाई एक्सिस पर हमने पोजीशन ले लिया। ठीक है, अब अगर मोशन में है तो पोजीशन बदलेगी। अगर ग्राफ आपको हम ऐसा खींच दें तो इसका मतलब कि टाइम कहीं भी जाए पोजीशन फिक्स, देखते ही आप कह देंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कोई मोशन नहीं हो रहा, है ना। मान लीजिए हम ग्राफ बना देते हैं कुछ ऐसा, यानी टी जीरो पर जीरो पोजीशन थी उसकी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना। पोजीशन कैसी है, सापेक्ष है यानी रिलेटिव है, तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जीरो टाइम पर पोजीशन जीरो थी, टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन उसकी बदलती चली जा रही है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम पोजीशन टाइम ना लिख करके हम इसको डिस्टेंस यानी दूरी के साथ ले सकते हैं। जैसे क्यों, क्योंकि जैसे हमने चाल निकाली थी उस तरीके से, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं यानी कि दूरी। ठीक है, ठीक, ये हमने ले लिया डिस्टेंस यानी दूरी। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, अगर हम टाइम एक्सिस के पैरेलल खींच दें यानी दूरी हमेशा फिक्स बनी हुई है। ठीक, अगर हम टाइम के साथ दूरी बदलती जा रही है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ दूरी बदल रही है। अब इसमें याद रखिएगा यही सिंपल ग्राफ है, इसको अगर हम ले लें तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने निकाला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी ढलान होती है, वो आपको क्या देती है, चाल। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ढाल है वो आपको दे देता है चाल। अब ढाल कैसे निकालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा की वैल्यू। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है ना, ट्रिग्नोमेट्री में इसको थीटा कह रहे हैं, तो जो एंगल है इसके सामने वाला यानी ये है ना, ये आप परपेंडिकुलर लेते हैं और ये बेस लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यहाँ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। क्लियर है ये चीज। तो ये थीटा क्या, ये tan थीटा आपको क्या दे रहा है, tan थीटा आपको ढलान दे रहा है, स्लोप दे रहा है। तो अगर इस ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है, ढलान निकालनी है, तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, है ना।
इस पॉइंट से टाइम एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालिए, यहां से भी डालिए और ये चीज मेजर कर लीजिए, है ना, ये इसके बराबर होगा। इसी तरीके से यहां से परपेंडिकुलर डालिए डिस्टेंस वाले एक्सेस पे और इसको मेजर कर लीजिए, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। समझ में आया इतना? ठीक। अब ये चीज कैसे मेजर करनी है, इसको मेजर करने का मतलब 0 से यहां तक का टाइम मान लीजिए t2 है और 0 से यहां तक का टाइम है t1, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा आपका t2 माइनस t1। इसी तरीके से यहां पर भी डिस्टेंस हम डिफरेंस उसका निकाल लेंगे और अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब इसका tan थीटा, tan थीटा का मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्लोप आपको क्या देता है, इसकी चाल देता है, यानी स्पीड, है ना। यहां से देखिए क्लियर क्या हो जाएगा। अब यहां कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं और उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने बनाया और मान लीजिए हम आपको दे देते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ABCD कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना। मान लीजिए एक का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का हो गया, ये ग्राफ है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। अब यहां से देख के हम आपसे पूछें कि बताइए किसकी चाल ज्यादा है, ग्राफ को देखते ही आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप यहां से देखिए, अगर हम इसके केस में ढलान निकालें तो ये दूरी कम, समय उतना ही लिया। इसका ढलान निकालें तो सेम टाइम में इसकी ये डिस्टेंस ज्यादा, जितना खड़ा है ढलान ज्यादा है उतना ही वो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ज्यादा आती है, यानी उसकी चाल ज्यादा आती है। तो जिसका ढाल ज्यादा होता जाएगा उसकी चाल बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहां C की स्पीड सबसे ज्यादा, उससे कम है B की और उससे कम है A की। अब यहां ये ध्यान रखिएगा, Y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ही लिया है। कभी कभी आप लोग टाइम को Y एक्सिस पे ले जाते हो और फिर उल्टा कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं वो प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। तो ये तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लेते हैं, यानी अगर आपने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पर आप ले लेते हैं वेलोसिटी, है ना। एक्स पर टाइम आपने ले लिया और वाई पर आपने ले लिया वेलोसिटी, ठीक। अब जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। जिस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप यानी ढलान आपको क्या दे रहा है, चाल। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से देखिए ये ट्राइंगल आप ऐसा बनाते हैं, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको चाल दे रहा है। इसी तरीके से अगर यहां आपका ग्राफ कुछ ऐसा आया और आप फिर यहां भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करिए और इन दोनों पॉइंट से ये ट्राइंगल बनाइए, तो ये क्या देगा, वेलोसिटी। इसका अगर ढाल निकालें tan थीटा तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और समझ रहे हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। कहां से आएगा, ये आ जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये चीज है चेंज इन वेलोसिटी और ये है टाइम इंटरवल। तो यहां जब आप ढलान निकालेंगे तो ढलान क्या देगा, tan थीटा होगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, त्वरण दे देता है, एक्सीलरेशन दे देता है। तो हम इस ग्राफ से एक्सीलरेशन को स्टडी कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा भी है कुछ और ग्राफ के केस में, मान लीजिए यहाँ टाइम लिया और यहाँ आपने ले लिया वेलोसिटी, ठीक है, और ग्राफ बन गया ऐसा, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी। अब बताइए एक्सीलरेशन कितना है, वेरी गुड। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन 0 होगा। लेकिन इस केस में देखें तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो एक्सीलरेशन होगा। कितना होगा वो इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। आपको क्या करना है, ग्राफ पर 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप ग्राफ पर सिंपल 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। इस ग्राफ पर एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट,
इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर डालिए, यहां परपेंडिकुलर डालिए, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करिए तो ये इंटरवल आ गया, यानी टाइम इंटरवल। और यहां से यहां परपेंडिकुलर डालिए, यहां परपेंडिकुलर डालिए, इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी माइनस कर दीजिए, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। बस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल करिए तो आ जाएगा एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अच्छा, अब ये तो ढाल की बात थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढलान क्या देता है? त्वरण यानी एक्सीलरेशन। यहां एक और चीज आपने ग्राफ में पढ़ रखी होगी कि अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने लिया है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल आपने किया, तो ये क्या दे रहा है? इसका ढाल दे रहा है त्वरण। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी अगर हम इस वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें इधर ले जा करके, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें दे देगा, है ना। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वो चीज अगर आप यहां से आप देखते हैं तो यही ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने देखा है, यहां देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज निकल के आने वाली है ना। इसका ढलान इसने क्या दिया? त्वरण। लेकिन अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाएं, हम इसको भी क्लीन कर लें थोड़ा सा, है ना, तो आपको समझना आसान हो जाएगा, क्लियर दिखेंगी चीजें। हम दोबारा से यहां पे ही ग्राफ बना लेते हैं। ये तो हमने ढलान की बात की, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लीजिए, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है। क्यों? याद कर रहे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां वेलोसिटी थी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया टाइम, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब आप सोचिए, या जैसे हमने एक और ग्राफ लिया था, अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए ये हमारी वेलोसिटी है और इधर है हमारा टाइम, और ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन 0, ठीक। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है टाइम t1 और इस पोजीशन पे है ये है टाइम t2, t1 से t2 तक गया चल करके, ठीक। और पूरे केस में वेलोसिटी बनी रही v। अब हम आपसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये ग्राफ है t1 से t2 टाइम के बीच में, इसके नीचे का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो आप ये वाला क्षेत्रफल बताएंगे। देखने में सीधे सीधे रेक्टेंगल दिख रहा है ना, आयत दिख रहा है ना, और आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यानी ये कितना है? v के बराबर, और चौड़ाई इसकी एक सेकेंड, देखिए गलत ना होने पाए, मैंने शायद एक लाइन गलत बोली है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ये पूरा जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का ये देखिए लेंथ है ना, तो ये लेंथ कितनी है? t2 में से t1 निकालना पड़ेगा, है ना। ये यहां तक t2 टाइम, t2 में से ये t1 निकाल दे तो ये रिमेनिंग बचेगा ना, ठीक है। तो ये कितनी आएगी लेंथ इसकी? इसकी लेंथ आएगी t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ठीक है। और ये वेलोसिटी किसको? इस वैल्यू को दिखा रहा है, यानी यहां से यहां तक ये ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कितनी है? v। तो अब अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। और वेलोसिटी इंटू टाइम हमने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, टाइम से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट आता है, और वही इस एरिया से भी आ रहा है। तो हमें अगर ग्राफ दिख रहा है तो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें दे देगा। तो यहां मान लीजिए ये टाइम t1 से टाइम t2 तक, आपको पूछा गया है t1 से t2 तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। याद कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन यानी त्वरण देता है। ज्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में और डिस्कस कर लूंगी।
एक और ग्राफ यहाँ पे अब आपको बताऊंगी मैं भी, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्सीलरेशन भी तो पढ़ा है। तो जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, जैसे हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, इसी तरीके से हम एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक्सीलरेशन यानी त्वरण और टाइम, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। अब सोचिए, अगर ग्राफ ऐसे बना है यानी नो चेंज इन एक्सीलरेशन, टाइम बढ़ रहा है लेकिन त्वरण में कोई चेंज नहीं है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। अब इस केस को आप कहां ले सकते हैं? इस केस को आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। लेकिन अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसा बना है कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे है एक्सीलरेशन, और ये हो गया आपका ग्राफ, इसका मतलब क्या? टाइम के साथ एक्सीलरेशन बदल रहा है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे हमने देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप एक्सीलरेशन निकालते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया आपका टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल से अगर एक्सीलरेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, है ना। त्वरण को टाइम से मल्टीप्लाई करिए तो चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल जाता है। ओके, एक्सीलरेशन के साथ टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई करिए तो क्या दे देगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने देखा कि ये आपको सीधे से देता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अभी आपने देखा था, यहां पे आपने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, है ना, ये आपको क्या निकाल के देता था? यहीं से देखा था आपने, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करिए तो डिस्प्लेसमेंट आता है, और यही डिस्प्लेसमेंट कहां से आता था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया। ठीक, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो भी डिस्प्लेसमेंट आता है, यही डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो हमारा एक्सीलरेशन है, यहां देखिए, एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ये चेंज इन वेलोसिटी हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो अगर पूछा जाए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है, वो भी देगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहीं से आपने क्या देखा, दोनों को कंपेयर करके, वेलोसिटी वाले केस में भी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, t2 माइनस t1, इससे इसको मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट आया, यहां इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन वेलोसिटी आया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आप निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इसी तरह एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक पर बेस्ड जितनी भी बातें हैं जो 9th स्टैंडर्ड की हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हम सारी आज कवर कर पाए। और ऐसा मुझे लग भी रहा है कि अगर ये आप रिवीजन करेंगे तो आप ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आगे के वीडियोस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपको 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।